हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपन ने देखिए लास्ट क्लास में अपने जो पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपकी एक टॉपिक वाइज सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल इकोनॉमी, देन उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, जो चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बाद ही बुक में एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का एक बॉक्स है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है तो हमें पढ़ना जरूरी है। इसमें कर्व भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेनली प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है मेनली टू गुड्स में, कि दो वस्तुओं के बीच में, दो गुड्स और सर्विसेज के बीच में आप उन दोनों का प्रोडक्शन किस तरीके, कितनी पॉसिबिलिटी है दोनों का प्रोडक्शन करने की। देखिए, इकोनॉमी जब से स्टार्ट हुई है, मैं आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, इकोनॉमी की जो मेनली जो डेफिनेशन जो होती है, मीनिंग जो होता है उसका ये होता है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, संसाधन तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो उनकी यूजेस है, या सॉरी जो उनकी आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है बट आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, वही मैंने आपको जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपीज ही हैं, और आपको बर्गर, चाउमीन और मोमोज, वो तीनों चीजें खानी है। ठीक है, तो आप तीनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इकोनॉमी की डेफिनेशन यही है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स को आप कैसे पूरा करेंगे? कैटेगराइज करके आप उसको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी की डेफिनेशन यही है, संसाधन का क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम संसाधन। ठीक है, संसाधन का सीमित होना और आवश्यकताओं का असीमित होना, यही इकोनॉमिक्स है, यही अर्थशास्त्र है। तो इसमें ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टू गुड्स के, या फोर गुड्स के, या थ्री गुड्स के, या फाइव गुड्स के, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आप उनका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, आप उनका उत्पादन कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिकली तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के मीनिंग क्या कैसा है? All the possible combination of two goods that an economy can produce using all its limited resources officially। मतलब किसी भी दो वस्तुओं का प्रोडक्शन आपको करना है और आपको ऑफिशियली आपके सारे रिसोर्सेज का उपयोग करना है उन दो वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए, उन दो वस्तुओं के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। आप किस तरीके से उन सारी वस्तुओं, उन सारे जो भी उनके फैक्टर्स हैं, जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, उनका आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं उन दोनों वस्तुओं को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये मीनिंग पढ़ा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उन दो गुड्स के, वो दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो उस इकोनॉमी में उत्पादित हो सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, यूजिंग ऑल इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफिशियली, उन सभी लिमिटेड रिसोर्सेज का, जो भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज है उन सभी को उपयोग करते हुए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं देखिए, या सॉरी, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए। स्कार्स रिसोर्सेज है, अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, रिसोर्सेज तो क्या है अपने पास, अगर आपसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है आप ये लिख सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताइए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, स्कार्स रिसोर्सेज है बट यू हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दैट, बहुत सारे यूजेस आप कर सकते हैं उसके। पीपीएफ कर्व शोज मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ टू गुड्स, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना है तो कैसे करेंगे उन दोनों वस्तुओं का। ठीक है, आप सोचिए लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में उन दोनों ही वस्तुओं का, जो भी आप उत्पादित कर रहे हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज आप बना रहे हैं, उन दोनों का ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, देन इफ प्रोडक्शन इज इनसाइड द कर्व, अगर जो प्रोडक्शन है आपके कर्व के अंदर आ रहा है, मैं अभी आपको ग्राफ से समझाऊंगी, वो ग्राफ के अंदर है, इट मींस, इसका मतलब क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं आप उन रिसोर्सेज का पूरे तरीके से उपयोग कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन मतलब अपर नहीं जा रहा, वो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर आपने अपना पूरा जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन है वो कर लिया है। ठीक है, देन want more of one goods you must produce less of other। देखिए, यहाँ दो प्रोडक्शन गुड्स की बात हो रही है, दो कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है
किसी एक का प्रोडक्शन ज्यादा करना मतलब दूसरे का कम, ऑटोमेटिकली ज्यादा और कम हो जाएगा, ठीक है। किसी एक का प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो, दूसरे का आपको कम करना ही पड़ेगा, या तो आप इक्वल रखो, ठीक है, या तो आप इक्वल रखिए, या फिर अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो इसको आपको कम करना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि इसको भी बढ़ा लें और इसको बढ़ा लें, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड ही है रिसोर्स, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट इसका टेबल और इसका ग्राफ बताती हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसकी मीनिंग पढ़ी हमने, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि बनता कैसे है मैम ये कर्व, इस कर्व को बनाते कैसे हैं, आपको आना भी चाहिए। और अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो सॉरी सॉरी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सेम एग्जाम्पल बना सकते हैं, टेबल बनाकर सेम आप ग्राफ में इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अपने पास टेबल है जो दे रखी है, देखिए जो मैंने बनाई है आपकी बुक में भी है, सेम एनसीईआरटी वाली बुक में सेम टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है टेबल में, पॉसिबिलिटीज दे रखी है ए बी सी डी ई, 3 पॉइंट सॉरी 5 पॉइंट दे रखे हैं। कॉर्न और कॉटन दो पॉसिबल गुड दे रखी है आपको, ठीक है। ये टेबल ये कहना चाहती है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले टेबल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो न्यूमेरिकल है तो, ठीक है। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कह रहा है कि जब क्या बोलते हैं कॉर्न का आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो, तब आप कॉटन का कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो, 10। आप इसको यूनिट्स में भी ले सकते हैं, आप इसको क्विंटल में भी ले सकते हैं, आप इसको केजी में भी ले सकते हैं, बट इसको यूनिट्स में लेते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। ये एक फील्ड है, मान लीजिए एक खेत है, ठीक है। इस खेत में जब आप पूरा इसको यूज कर रहे हैं कॉटन के लिए, तो इसमें कॉर्न के लिए स्पेस ही नहीं है, कोई स्पेस नहीं। तो आपने कॉर्न तो बिल्कुल नहीं उगाया, और कॉटन आपने कितना, कॉटन की आपने कितनी खेती करी, 10 यूनिट की, ठीक है। तो 10 यूनिट आप कॉटन इसमें उपयोग करें, कॉटन उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या सोचा, नहीं यार थोड़ा सा तो कॉर्न भी उगाना चाहिए, तो आपने 1 यूनिट तो कितना क्या लिया, कॉर्न, और बाकी का 9 यूनिट में क्या लिया आपने, कॉटन, ठीक है। फिर आपने लिया, नहीं यार थोड़ा और बढ़ा देते हैं, कॉर्न को 2 यूनिट कर देते हैं, ठीक है। 2 यूनिट कर दिया कॉर्न, और फिर जब आप कॉर्न के लिए 2 यूनिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब आपके लिए जो कॉटन का स्पेस बच रहा है वो सिर्फ 7 यूनिट्स का ही बच रहा है, मतलब ये जो स्पेस है इसमें आप सिर्फ 7 यूनिट ही कॉटन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप कितना कर रहे हैं, 7 कॉटन कर रहे हैं। फिर अपने कहिए नहीं यार कॉर्न को 3 कर देते हैं बढ़ा के, अब आपके पास जो स्पेस बच रहा है वो कितना बच रहा है, कॉटन के लिए सिर्फ 4, ठीक। अब आपने क्या किया, कॉर्न का नहीं यार 4 कर देते हैं, यानी जब आप 4 करेंगे, 4 यूनिट आप कॉटन सॉरी कॉर्न का उत्पादन करेंगे, तो वो पूरे खेत में उगेगा, उसके लिए पूरा फील्ड चाहिए, पूरा स्पेस चाहिए, पूरा रिसोर्स चाहिए आपका। तो कॉटन आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और कॉर्न क्या कर देंगे, 100%। इसका 100% कितना है, 4 यूनिट्स, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कर रहा है। अब आपको कर्व बनाना सीखना है, ग्राफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ग्राफ बनाने में आती है, ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनाना नहीं आता है, या ग्राफ समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो ग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ। सब स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ग्राफ है ये, तो सब स्टार्टिंग का सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट ग्राफ है। अगर आप ये बनाना सीख जाते हैं तो आप धीरे धीरे, मैं नहीं कह रही आप ये बनाना सीख गए तो आप डिमांड में सप्लाई का, एग्रीगेट डिमांड का, हर चीज का ग्राफ बना सकते हैं, नहीं। लेकिन हाँ अगर आप ये सीख गए तो आप उसको भी बना सकते हैं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्टली नहीं सीख सकते कि इसको बना के वो बना ले, नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सीख जाएंगे। ग्राफ इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। उससे ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले देखिए, सॉरी आई एम नॉट यूजिंग स्केल, तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, प्लीज इग्नोर इट, ठीक है। ये तो होता है ओ, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। हम आप इसमें से किसी को भी कॉर्न और कॉटन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहे कॉर्न इसको रख लें, चाहे इसको रख लें, चाहे इसको रख लें, कोई मैटर नहीं करता, मैं इसको कॉर्न मान लेती हूँ।
और इसको कॉटन, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो नंबरिंग सेम टू सेम भी ले सकते हैं। आप चाहें तो गैप देके देखो, आप मैक्सिमम नंबर आपके पास 10 है और मिनिमम 0 है, तो 0 तो यहीं से शुरू होगा, ओ वाले पॉइंट से, ठीक है? ये ओ भी होता है और 0 भी। ठीक है? तो अब आपको मैक्सिमम 10 नंबर तक देते हैं, तो आप 0 से लेके 10 तक की नंबरिंग करने वाले हैं कॉटन में तो, ठीक है? तो चलिए आप 1-1 लेके 2-2 का भी गैप ले सकते हैं। तो मैं 2-2 का गैप ले लेती हूँ बेसिकली दोनों तरफ। 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है? सेम इस साइड पे अपन गैप ले लेते हैं। तो इसमें 1 का गैप दे रखा है, चाहे तो 1 का भी ले सकते हैं। अगर 2 का लूँगी तो मैं बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा ग्राफ, ठीक है? तो मैं 1 का ही लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर अपन 2 का लेंगे तो देखिए 2 और 4, तो ग्राफ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है? तो अपन 1-1 का ले लेते हैं। 2 का भी बन जाएगा। देखिए 2 पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। लेकिन ग्राफ बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ एक ऐसी चीज है ना कि ग्राफ से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या चीज वो दिखाना चाहता है, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। इसलिए ग्राफ कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए कि देखने पे समझ में आए, ठीक है? फिर मैं आपको बता देती हूँ इसमें भी कि किस तरीके से बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप 0 कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कॉर्न में कितना कर रहे हैं 10, तो पहला बिंदु यहाँ आ जाएगा। सेकंड आप 1 का कर रहे हैं, तो 1, 2 और 0 के बीच में यहाँ आएगा। तो 1 का कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है 9, तो 9 का आएगा यहाँ पे। फिर सेकंड क्या है, 2, 2 पे आप कितना कर रहे हैं? 2 पे आप कर रहे हैं 7 का, 7 का आएगा यहाँ। फिर आप 3 जब सॉरी कॉर्न जब 3 कर रहे हैं, तो कॉटन कितना कर रहे हैं 4, कॉर्न 3 कहाँ आएगा? यहाँ 2 और 4 के मिड में, ये कितना है 7, 6 के जस्ट ऊपर आएगा 7। 1 मिनट, 9 के बाद में क्या है? 2 पे है 7, हाँ सॉरी 3, 3 पे कितना है 4, ये रहा। और फिर जब आप 4 कर रहे हैं कॉटन कॉर्न का प्रोडक्शन, तो कॉटन का कितना कर रहे हैं 0 यहाँ। तो ये इस तरीके से बन रहा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है? तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया, बहुत पास में हो गया। अब मैं इसको आपको 1-1 के गैप में करके बताती हूँ। ग्राफ वो भी गलत नहीं था, ग्राफ ये भी गलत नहीं। अब देखिए, जब आप कॉर्न का प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं, तो कॉटन का कितना कर रहे हैं 10, कॉर्न का 0 यहाँ है और कॉटन का 10 यहाँ है। तो फर्स्ट फर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी दे रखी है? ए, आई एम गिविंग द नेम ए, ठीक है? सेकंड पॉसिबिलिटी दे रखी है बी, जब कॉर्न का प्रोडक्शन 1 यूनिट कर रहा है, तो कॉटन का कितना कर रहे हैं आप 9 यूनिट। कॉर्न का कितना करें 1 यूनिट और कॉटन का कितना करें 9 यूनिट, तो कहाँ आएगा 9? यहाँ आएगा, 10 और 8 के बीच में, ठीक है? फिर जब आप कॉर्न का 2 करें, सॉरी हाँ, कॉर्न का 1 और कॉटन, ठीक है? फिर आप सी पॉसिबिलिटी पे कॉर्न का 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कॉटन का 7, तो कॉर्न ये रहा 2 और कॉटन का है 7, ये रहा, ठीक है? देन जब आप कॉर्न डी पॉसिबिलिटी पे कॉर्न कर रहे हैं 3 यूनिट और कॉटन कर रहे हैं 4 यूनिट, ठीक है? कॉर्न कितना 3 यूनिट और कॉटन 4 यूनिट, कॉर्न 3 यूनिट और कॉटन 4 यूनिट, ये रहा, ठीक है? फिर आप कर रहे हैं 4 यूनिट तो कॉर्न और कॉटन कितना कर रहे हैं 0 यूनिट, 4 यूनिट कॉर्न और कॉटन कितना 0 यूनिट, ये रहा, ठीक है? तो ये इस तरीके से होएगा और इस पे नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी और ई। दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप समझ भी सकते हैं इसको। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, मैं आपको दोबारा समझाऊँगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि वो बच्चे भी मुझसे पढ़ें जिनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो क्लास में हेजिटेट करते हैं, जो नहीं पूछ पा रहे हैं अपने टीचर से या जो नहीं अपनी बात को समझा पा रहे हैं कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। या फिर वो बच्चे जो पूछते ही नहीं है डर के मारे कि कैसे पूछूँ, डर लग रहा है या फिर
बहुत ज़्यादा वीक हैं, छोटी-छोटी चीज़ें पे प्रॉब्लम आ रही है, छोटी-छोटी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप पूछिए मुझसे, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि मुझे ये चीज़ और मेरे पढ़ाई में से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए मेरी वीडियो को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाँ, मैम अच्छा पढ़ा रही हैं या नहीं पढ़ा रही, या फिर ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो चैप्टर का 1.2 टॉपिक नंबर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी का पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी मैंने आपको तीनों वो बताई थी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स, उसके बाद में ये था नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या बात होगी, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी तक, तो चेंज नहीं हुआ है। बाकी आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम तक अगर आप सिर्फ़ ये क्लासेस भी ले लेंगे, तो आई एम श्योर आपका 80% कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा सिर्फ़ क्लासेस लेके, ठीक है? और आपको पीडीएफ, नोट्स कुछ भी क्वेश्चन्स पेपर्स वगैरह, गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए। गेस्ट पेपर जैसी कुछ नहीं होती है चीज़ें। मैं सिर्फ़ क्वेश्चन्स पेपर वगैरह बना सकती हूँ और टेस्ट पेपर वगैरह आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करके उनको एग्ज़ाम्स के बहुत अ, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए रेडी हो सकते हैं, खुद को रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, करूँगी, बट आप मुझे बताइए कि आपको रिक्वायर क्या-क्या है, ठीक है? बोर्ड के पर्पज़ से। सीबीएसई वाले और आरबीएसई वाले दोनों के लिए ही मेरा वीडियो है, यूज़फुल है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ाती हूँ, ना कि चैप्टर वाइज़। चैप्टर वाइज़ क्या होता है कि आरबीएसई में वो चैप्टर कहाँ पर है और सीबीएसई में वो चैप्टर कहाँ पे है, आई नो आरबीएसई में तो मैम 6 ही चैप्टर हैं। ठीक है? और आरबीएसई में आपके सॉरी आरबीएसई में आपके 5 या 6 एक में 5 है माइक्रो में और उसमें मैक्रो में 6 चैप्टर हैं और उसमें आपके क्या बोलते हैं सीबीएसई में 10-10 12-12 चैप्टर हैं, तो चैप्टर्स वही है, टॉपिक वही है, सिमिलर है सब कुछ, बस वो मर्ज कर दिए गए हैं और वो सारे आपके अलग-अलग हैं, ठीक है? तो मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ाती हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क पूछिए मुझसे, ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना पूछेंगे मैं उतना अच्छा अपना बेस्ट दे पाऊँगी क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं या फिर हो सकता है मेरा भी पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आई हूँ। मैं आपको अच्छे से अच्छा देना चाहती हूँ, अच्छे से अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे पढ़ें, आपको समझ में आए, एट लीस्ट सिर्फ़ आपको समझ में आए, ठीक है? मार्क्स वगैरह तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो मेरा वीडियो बनाना, यहाँ खड़े होके एक रूम में इतना छोटा-सा सेटअप लगा के आपको पढ़ाना सफल हो पा रहा है। सिर्फ़ मैं ये चाहती हूँ आपसे। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए, ठीक है? दोनों ही तरीके से मेरे लिए वो हेल्पफुल है। फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।